कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर की न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नोटिफाई कर दिया है। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीजेस के थ्रू बताया गया था कि ये जो नई इंडस्ट्रियल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या क्या इंसेंटिव्स एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को और नई इंडस्ट्रीज़ को दिए जाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। लेकिन जो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट था वो अभी तक नहीं आया था। अब 19 फरवरी को ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें क्या क्या मिसिंग है। पहली बात ये कि जो जम्मू कश्मीर के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस इंतजार में थे कि फ्रेट चार्जेस को लेकर शायद से सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कुछ होगा, लेकिन फ्रेट चार्जेस का मेंशन भी यहाँ पर नहीं किया गया है। वहीं दूसरी बात, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर जब पहले प्रेस रिलीज आई तो कंफ्यूजन सी बनी हुई थी और इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना था कि जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा तब थोड़ी क्लैरिटी इस बात में आएगी कि जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव किन के लिए है और किस तरीके से मिलेगा। तो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव केवल नई इंडस्ट्रीज को मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव नहीं है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले जब हमने आपसे इस नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में बात की थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो हमने जो जोन ए और जोन बी आपको बताया था वो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पहले नोटिफाई किया हुआ था। अब जो है जोन ए और जोन बी को 18 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने री नोटिफाई किया है। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन थी, अब डिस्ट्रिक्ट में ही एरियाज की क्लासिफिकेशन कर दी गई है कि जोन ए कौन सा है और जोन बी कौन सा है। पहले आपको जोन ए और जोन बी की क्लासिफिकेशन ही बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो इंसेंटिव्स केंद्र सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देने जा रही है, किन जोन्स में इंडस्ट्रीज होंगी तो क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जो नोटिफिकेशन मेरे पास है जोन ए और जोन बी की, उसके अकॉर्डिंग डोडा डिस्ट्रिक्ट में जोन ए में कोई भी नहीं है, नील। जोन बी में जितने भी डोडा के इलाके हैं, असर, भदरवा, भलेसा, भाला, चिली पिंगाल, चिराला, दली उद्यानपुर, डोडा, गुंदना, जक्यास, काहारा, कासीगढ़, खलैनी, मरमत, ठाठरी, ये सारे जोन बी में आते हैं। जम्मू की अगर बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो जोन ए में बिश्ना, मर, सतवारी, नगरोटा, आरएसपुरा और मीरा साहिब का इलाका है और बाकी अखनूर, भलवाल, ब्राह्मणा, अरनिया, डंसाल, खोर, मथवार, मैरा मंदरिया, मंडाल फ्लाया, खराबाली, परगवाल, चौकीचोरा, समवान, सुचेतगढ़, भलवाल, ये सारे जोन बी में डाले गए हैं। कठुआ की अगर बात करें तो हीरानगर और कठुआ का इलाका जो है वो जोन ए में है और बाकी सारे इलाके जो हैं वो जोन बी में रखे गए हैं। किश्तवाड़ में जोन ए में कोई भी नहीं है। जो जोन बी में इलाके हैं बुंजवा, दच्छन, द्राबशाला, इंदरवाल, किश्तवाड़, मड़वा, मुगल मैदान, नागसनी, पाडर, पलमार, ठकराई, त्रिगाम, वाडवन, ये सारे इलाके जोन बी में रखे गए हैं। पुंछ में भी जोन ए में कोई इलाका नहीं है, जितने इलाके हैं वो जोन बी में हैं। रजौरी में जोन ए में कोई इलाका नहीं है, जितने इलाके हैं जोन बी में हैं। रामबन में भी जोन ए में कोई इलाका नहीं है, जितने इलाके हैं जोन बी में रखे गए हैं। रियासी में कटरा जो है वो जोन ए में रखा गया है और बाकी जो इलाके हैं अरनास का, बामा का, चसाना का, गुलाबगढ़ का, ये बाकी जितने भी इलाके हैं, पोनी, रियासी, पंथल, महोर, ये सारे के सारे जो है जोन बी में रखे गए हैं। सांबा में जोन ए में बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, विजयपुर और परमंडल आते हैं और बाकी जो इलाके हैं समका, नड़, राजपुरा, रामगढ़ और घगवाल, ये जोन बी में रखे गए हैं। और उधमपुर की अगर बात करें तो जोन ए में उधमपुर जो एरिया है वो है और बाकी जो उधमपुर के एरियाज हैं चिनैनी, डुड्डू, घोड़ी, जगानू, खून, कुलवंता, लाटी, ये सारे इलाके जो हैं ये जोन बी में रखे गए हैं। उसके अलावा भी और भी इलाके हैं, मजालता है, नरसू है, पंचैरी है, जितने भी बाकी इलाके हैं, टिकरी है, वो सारे जोन बी में रखे गए हैं। केवल उधमपुर जो है वो जोन ए में रखा गया है। वहीं अब बात करें कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन में भी जोन ए और जोन बी की क्लासिफिकेशन कर दी गई है। अनंतनाग में जोन ए में अनंतनाग, ब्रिजबेहरा, सगाम है और जोन बी में अचबल, चतरगुल, दक्षिणीपोरा और बाकी लारनू, पहलगाम, शाहबाद, शेंगिस, वेरीनाग, वेसू, ये सारे इलाके जो हैं ये जोन बी में रखे गए हैं। बांडीपुरा में जोन ए में कोई भी इलाका नहीं है। बांडीपुरा के जितने भी एरियाज हैं वो सारे जोन बी में रखे गए हैं। बारामूला में जोन ए में बारामूला और टंगमर्ग हैं और बाकी जितने इलाके हैं वो जोन बी में रखे गए हैं। बड़गाम में जोन ए में केवल बड़गाम है और बाकी जितने इलाके हैं बीडवा, चडूरा, बीकेपुरा, चारी शरीफ, खग, खान साहिब, नगाम, नरबल, ये सारे इलाके जो हैं ये जोन बी में रखे गए हैं।
गांदरबल में जोन ए में केवल गांदरबल है और बाकी इलाके कंगन, लर, सफापोरा ये सारे के सारे जो है जोन बी में रखे गए हैं। कुलगाम में जोन ए में कोई इलाका नहीं है, सारे इलाके जोन बी में हैं। कुपवाड़ा में जोन ए में कोई इलाका नहीं है, सारे इलाके जोन बी में हैं। और पुलवामा में जोन ए में केवल पुलवामा और पामपोर का इलाका है, बाकी जितने इलाके हैं त्राल हो, नेवा हो, लित्तर हो, वो सारे के सारे जोन बी में रखे गए हैं। शोपियां में भी जोन ए में कोई इलाका नहीं है, जितने इलाके हैं वो सारे जोन बी में रखे गए हैं। और जहां तक बात आती है श्रीनगर की, तो जोन ए में श्रीनगर, ईदगाह, हजरतबल, कमारवारी का इलाका है और बाकी जो 2 इलाके हैं हारवन, खोनमो का, वो जोन बी में रखे गए हैं। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम की। तो इस स्कीम में बताया गया है कि जो कमेंसमेंट है स्कीम की 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी, लेकिन इस एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन कमेंस होनी है वो भी 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर 2024 तक इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी इंडस्ट्रीज़ अप्लाई करेंगी इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एक अलग से ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी जो ऑडिट करेगी और उसके बाद सिलेक्ट करेगी कि किन किन इंडस्ट्रीज़ को जो है ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और इंसेंटिव्स मिलने के लिए सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना ज़रूरी है। एप्लीकेशन की जहाँ तक बात है ये बता दिया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद और 31 मार्च 2025 तक जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और ये भी मेंशन किया गया है कि इस डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश है वो कोशिश है कि टाइम बाउंड मैनर में रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और उसके बाद उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाए, या तो सिलेक्ट कर दिया जाए कि आपको इंसेंटिव मिलेंगे या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें आखिर है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है इंसेंटिव्स अवेल करने के लिए। पहली चीज़ ये कि स्कीम उन यूनिट्स के लिए नहीं है जो कि वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। अब नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? सबसे पहले जितने भी गुड्स जो हैं वो चैप्टर 24 ऑफ सेंट्रल जीएसटी टैरिफ एक्ट में आते हैं, जैसे कि टोबैको हो गया या अन्य मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स हैं, उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पान मसाला है, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। प्लास्टिक कैरी बैग्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसके अलावा गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 27 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम और गैस रिफाइनरीज, ये भी जो है एलिजिबल नहीं है इंसेंटिव्स के लिए। कोक जिसमें कैल्सिनाइज्ड पेट्रोलियम कोक है, फ्लाई ऐश है, वो भी एलिजिबल नहीं है। प्लांटेशन रिफाइनरीज एंड पावर जनरेटिंग यूनिट्स अबव 10 मेगावाट, वो भी एलिजिबल नहीं है। यूनिट्स नॉट कंप्लाइंग विद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, उन्हें एलिजिबल नहीं रखा गया है। लो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज इन गुड्स सच एज प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, क्लीनिंग ऑपरेशन, पैकिंग, रीपैकिंग, वो भी एलिजिबल नहीं है। गोल्ड है, मोलासिस है, मार्बल है, रिवॉल्वर्स एंड पिस्टल्स है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री इनमें से कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है तो आपको इस स्कीम के तहत बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। अब बेनिफिट्स मिलेंगे किनको? तो जो पॉजिटिव लिस्ट है सर्विस सेक्टर की खास तौर पर वो आपके साथ शेयर की जाए। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म भी आता है, वो जो है एलिजिबल है इंसेंटिव के लिए। सर्विसेज प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म, जैसे कि फिल्म सिटीज़ हो गई, स्टूडियोज़ हो गए, उन्हें भी इंसेंटिव दिया जाएगा। रोपवेज हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, राइड्स हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन सर्विसेज हैं, और उसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज हैं, फ्रेट टर्मिनल्स हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, वेयर हाउसिंग है, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोर सर्विसेज। ये सारे वो सर्विस सेक्टर के यूनिट्स हैं जिन्हें एलिजिबल किया गया है इस स्कीम के तहत। टेस्टिंग, R&D, एनालिसिस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं, और साथ ही में आखिर में एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी आप इस स्कीम के तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको एलिजिबल किया जाएगा। वहीं ये भी बताया गया है कि सर्विस सेक्टर स्कीम्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग्स में और अन्य फिजिकल एसेट्स में 1 करोड़ बताई गई है। 1 करोड़ आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम इन्वेस्टमेंट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही में जितने भी एलिजिबल यूनिट्स हैं, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, आप एलिजिबल हैं, आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप अपने कमर्शियल प्रोडक्शन को, ऑपरेशन को रजिस्ट्रेशन के 3 साल के अंदर अंदर शुरू कर देते हैं। ऐसा ना हो कि आप रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन 5 साल इंतजार करते हैं अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करने के लिए, तो उन्हें जो है वो बेनिफिट्स इस स्कीम के तहत नहीं मिलेंगे। आपको 3 साल के अंदर अंदर अपना ऑपरेशन शुरू करना है,
कमेंसमेंट करनी है अपनी प्रोडक्शन की या सर्विसेज प्रोवाइड करने की। वहीं ये बताया गया है कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2019 के बाद प्लांट एंड मशीनरी में की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, या अन्य ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स लेने के लिए की हैं सर्विस सेक्टर में, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा और आपकी एलिजिबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद वाली गिनी जा सकती है। हालांकि जो है आपका कमर्शियल ऑपरेशन उसमें भी बताया गया है कि 1 अप्रैल 2021 को शुरू होना चाहिए या 1 अप्रैल 2021 के बाद शुरू होना चाहिए। साफ तौर पर मतलब है कि ये नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है। आपने जो है 2019 में 1 अप्रैल में आपने सामान खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन 2021 में अगर आप अपनी कमेंसमेंट कर रहे हैं ऑपरेशंस की, अपने यूनिट को शुरू कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर आप 1 अप्रैल 2021 के बाद भी कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वो एसेंशियल है इस स्कीम को अवेल करने के लिए। वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर रहे हैं, तो फिर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है या फिर अन्य ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स जो आप खरीद रहे हैं उसके लिए आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कि आपके स्टाफ की कॉस्ट को रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स को रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, केवल फिजिकल एसेट्स को देखा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के केस में आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसे कंसिडर किया जाएगा, और सर्विस सेक्टर के केस में बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई या अन्य जो फिजिकल एसेट्स हैं उन्हें काउंट किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि जो यूनिट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और साथ ही में बेनिफिशियरी को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इस स्कीम की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें फॉलो करेगा। और ये भी कहा गया है कि इस स्कीम का फायदा एक यूनिट एक ही बार उठा सकता है, यानी कि जब तक ये स्कीम लास्ट करेगी आप एक ही बार फायदा उठा सकते हैं, बार बार इस स्कीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोडल एजेंसी अभी तक जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया गया है, लेकिन ये भी कह दिया गया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी चाहे नोडल एजेंसी किसी और को भी बना सकती है। जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड को दी गई है, और कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करने को कहा गया है ताकि सारी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है नज़र रखी जा सके, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन हो सके। तो एपेक्स कमेटी जो बनाई गई है, एपेक्स कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन होम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होंगे, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मेंबर होंगे, और साथ ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वो एपेक्स कमेटी का हिस्सा होंगे। एपेक्स कमेटी के पास ताकतें हैं कि वो कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो स्कीम में कर सकती है, और वहीं उसके बाद वो कोई भी नेगेटिव लिस्ट से डिलीशन भी कर सकती है। यानी कि जो तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में बता दिए कि ये इंडस्ट्रीज एलिजिबल नहीं है, अगर ये एपेक्स कमेटी चाहे तो इसमें से किसी एक नाम को डिलीट भी कर सकती है, किसी एक इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन भी दे सकती है। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसके बाद, और साथ ही में उसे भी पावर्स एंड फंक्शंस दे दिए गए हैं। आखिर में एक यूनियन टेरिटरी लेवल कमेटी बनाई गई है जिसका हिस्सा चीफ सेक्रेटरी होंगे जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के, वो चेयरपर्सन होंगे, और साथ ही में सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस जो है जम्मू कश्मीर के वो मेंबर होंगे, सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स वो मेंबर होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या फिर उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसका हिस्सा होंगे, इंटरनल फाइनेंस विंग के जो है रिप्रेजेंटेटिव वो इसके मेंबर होंगे, और अन्य मेंबर्स भी जो हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं चीफ सेक्रेटरी के द्वारा या फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के द्वारा। अब बात आती है इंसेंटिव्स की, क्योंकि इंसेंटिव्स को लेकर ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है, इसीलिए सोचा कि इन इंसेंटिव्स के ऊपर बाद में आया जाए। इंसेंटिव्स को लेकर अब क्लैरिटी आ चुकी है कि इंसेंटिव्स किन्हें मिलेंगे और किस हद तक मिलेंगे, क्या कैपिंग की गई है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की, क्योंकि टोटल 4 तरीके के जो है इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव है, और साथ ही में वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। ये 4 तरीके के इंसेंटिव्स जो हैं वो स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव में कहा गया है कि जो नए यूनिट्स हैं जो 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, या फिर सर्विस सेक्टर वाले जो 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग या अन्य ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स में कर रहे हैं, वो इस इंसेंटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री जोन ए में बना रहे हों या जोन बी में सेटअप कर रहे हों। और ये न्यू यूनिट्स के लिए बताया गया है।
50 करोड़ तक का मतलब ये है कि 50 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। 50 करोड़ से कम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तब आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसमें भी सर्विस सेक्टर में बता दिया गया है कि कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होनी ही चाहिए। एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए अब क्या है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री उन्होंने जो सेटअप की है उसके ऊपर उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं और 50 करोड़ तक वो प्लांट एंड मशीनरी में या फिर सर्विस सेक्टर के लिए बिल्डिंग में, अन्य फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसमें भी ये कह दिया गया है कि जोन ए में हो इंडस्ट्री या जोन बी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो है एलिजिबल हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है कि एक यूनिट तभी एलिजिबल होगा अगर वो नई प्लांट एंड मशीनरी जो है वो लगा रहा हो अपनी इंडस्ट्री में और आर्म्स लेंथ प्राइसिंग पर वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो खरीद रहा हो। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग की डेफिनेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इस पॉलिसी में भी रखा गया है। सर्विस सेक्टर में बता दिया गया है कि 1 करोड़ मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए। वहीं जोन ए के लिए क्या कहा गया है, जो एलिजिबल यूनिट जोन ए में लोकेटेड हैं उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है वो 5 करोड़ रखी गई है। 30% इंसेंटिव है लेकिन 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकता ये इंसेंटिव। वहीं जो एलिजिबल यूनिट्स जोन बी के लिए हैं उन्हें 50% जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी और सर्विस सेक्टर को भी, और मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है वो 7.50 करोड़ है। 7.50 करोड़ से ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए कह दिया गया है कि सब्सटैंशियल एक्सपेंशन के लिए अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं तो आप एक ही बार उठा सकते हैं, तब तक जब तक ये स्कीम वैलिड है, एक बार से ज़्यादा नहीं उठा सकते। वहीं नए यूनिट्स के लिए ये कहा गया है कि आप सब्सटैंशियल एक्सपेंशन के लिए जो है वो स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। आप जो फर्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट होगी प्लांट एंड मशीनरी में या बिल्डिंग में, तब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दिया गया है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के बीच में और नए यूनिट्स के बीच में। फिजिकल वेरिफिकेशन यूनिट्स की मैंडेटरी कर दी गई है, और ये भी कह दिया गया है लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, यूनियन टेरिटरी की रिकमेंडेशन के बाद स्टीयरिंग कमेटी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी वेरिफिकेशन कर सकती है। लेकिन बेटर यही होगा फिजिकल वेरिफिकेशन हो, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर जम्मू कश्मीर में क्या होता आ रहा है कि आप स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री देखते हैं तो इंडस्ट्री बंद हो गई होती है। डिटेल प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन का वो ले डाउन कर दिया गया है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट जो इंसेंटिव है वो है कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन का, यानी कि अगर आप लोन लेते हैं तो उस लोन के ऊपर सरकार आपकी इंटरेस्ट पे करने में कितनी मदद करेगी। तो नए यूनिट्स के लिए कहा कि आप अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए सर्विस सेक्टर में लोन लेते हैं बैंक से, तो आपको उसके ऊपर सरकार जो है हेल्प करेगी, लेकिन इंटरेस्ट जो लोन है 500 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 500 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आप इस स्कीम के तहत बेनिफिट नहीं ले सकते। और वहीं यहाँ पर ये कहा गया है कि कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो अमाउंट डिसबर्स्ड के बेसिस पर जो है वो कंसीडर किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के बेसिस पर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने अप्लाई किया है लोन के लिए 480 करोड़ के लिए, लेकिन अभी तक आपको 280 करोड़ ही जो है अमाउंट डिसबर्स हुआ है, तो वो 280 करोड़ के बेसिस पर जो है आपका इंसेंटिव डिसाइड किया जाएगा, वो 480 के ऊपर नहीं किया जाएगा। तो यूनिट के लिए कह दिया गया है कि अगर आप नए प्लांट एंड मशीनरी जो है इंस्टॉल करते हो या फिर नई बिल्डिंग खरीदते हो तभी आपको जो है इस इंसेंटिव का फायदा मिलेगा। और सर्विस सेक्टर के लिए बार बार इसमें यही लिखा गया है कि 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। एलिजिबल यूनिट्स जो हैं वो कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन 6% की अवेल कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, यानी कंसेक्यूटिव ईयर्स हो गए एक के बाद एक, तो 6% इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है बैंक लोन का वो 8% से कम होता है तो जो इंडस्ट्री है उसे 2% मैक्सिमम इंटरेस्ट देना ही होगा। 2% इंडस्ट्री पे करेगी, बाकी जितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा वो सरकार पे करेगी। समझ लीजिए कि 8% से अगर इंटरेस्ट गिर के 7% हो गया तो आप 6% इंसेंटिव जो है अवेल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री को 2% देना है और फिर सरकार को 5% देना है, तो इंडस्ट्रीज को 2% देना ही देना है, बाकी जो एडिशनल होगा 6% तक हेल्प जो है वो सरकार कर सकती है। और ये लोन्स भी जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए होने चाहिए। अब बात आती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव की,
जिनको लेकर हो सकता है आने वाले समय में जो है इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉब्लम में पड़ जाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अभी से कह रहे हैं कि ये जो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव है ये केवल न्यू यूनिट्स के लिए बताया गया है। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जम्मू कश्मीर के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए ये इंसेंटिव नहीं है। तो न्यू यूनिट्स के लिए कहा गया है कि जीएसटी जिन्होंने रजिस्टर अपने आप को करवाया है जीएसटी के अंडर, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अपर लिमिट जो है इंसेंटिव की वो 300% ऑफ द एलिजिबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रखी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्लांट एंड मशीनरी में और सर्विस सेक्टर के लिए बिल्डिंग में एलिजिबल वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की जाएगी इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के बिहाफ पे या फिर कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन के बिहाफ पे, जो भी एप्लीकेबल होगा। तो देखा जाएगा कि आप पिछली स्कीम के तहत कितना बेनिफिट ले रहे हैं, कितने अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया है, और उसी के कंपैरिजन में जो है ये जीएसटी इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। ये कहा गया है कि जितने भी एलिजिबल यूनिट्स हैं उन्हें जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव 100% ऑफ ग्रॉस पेमेंट ऑफ जीएसटी चाहे आप कैश के थ्रू पे कर रहे हैं या इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू पे कर रहे हैं, और 10 सालों तक आपको इस जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव का फायदा मिलेगा। लेकिन जो जीएसटी आप एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पे कर रहे हो उसे एलिजिबल इंसेंटिव अमाउंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही में कहा गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो है 1/10 ऑफ द टोटल अमाउंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसमें जोन ए, जोन बी और बाकी सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू एक अच्छा कदम माना जा रहा है, उसमें ये बताया गया है कि एग्जिस्टिंग जो एलिजिबल यूनिट्स हैं वो 5% तक इंटरेस्ट सबवेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं वर्किंग कैपिटल लोन में, और वो भी 5 सालों तक। और उसके अलावा जो बाकी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, वो अगर 6% से कम होता है तो मिनिमम 1% जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट को पे करना ही होगा। और साथ ही में मैक्सिमम बेनिफिट जो इस कंपोनेंट में बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी और सर्विस सेक्टर के लिए भी, वो 1 करोड़ बताया गया है 5 सालों में। तो 1 करोड़ तक का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राइट्स केंद्र सरकार ने और यूनियन टेरिटरी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देकर रखे हैं। वो ये कि अगर कोई भी यूनिट जो इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठाता है और 10 साल के अंदर अंदर अपना यूनिट बंद कर देता है, वो ना तो इस स्कीम को कोई फ़ायदा उठा पाएगा उसके बाद से, और साथ में उसे सारा का सारा ग्रांट और इंसेंटिव वापस देना होगा सरकार को। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर मिसरिप्रेजेंट करके या फिर एसेंशियल फैक्ट्स को सप्रेस करके, झूठ बोल के मिसरिप्रेजेंट करके स्कीम का फ़ायदा उठाया जाता है, तो उस यूनिट को सारा ग्रांट भी रिफंड करना है और 15% इंटरेस्ट भी देना है, और साथ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उस यूनिट के खिलाफ जो है वो शुरू की जाएंगी। कंसीलमेंट ऑफ इनपुट सप्लाईज, यानी कि आप थर्ड पार्टी से जो है आप इनपुट्स ले रहे हैं, आप सप्लाईज ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के बाहर से, और मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो भी आपके सारे क्लेम्स जो हैं फोरफिट हो जाएंगे। और साथ ही में आपको इंसेंटिव वापस करने हैं, इंसेंटिव अमाउंट को वापस करना है, वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ, 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। तो ये भी रखा गया है यहाँ पे क्लॉज, ताकि ऐसा ना हो इंडस्ट्रीज आए, इंसेंटिव्स का फ़ायदा लें, उसके बाद अपना यूनिट या तो वाइंड अप कर दें या फिर अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को कहीं और शिफ्ट कर दें। अगर ऐसा होता है तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट को इंसेंटिव की अमाउंट भी वापस देनी होगी और 15% इंटरेस्ट भी वापस देना होगा। तो ये सब कुछ था इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। अब कोशिश करेंगे कि आज बात हो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, ताकि समझा जाए कि जम्मू कश्मीर के जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैसे देखते हैं इस पॉलिसी को, और साथ ही में आने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए क्या ये सच में एक अट्रैक्शन बनेगा।